देश और दुनिया में कोरोना खासकर ओमिक्रॉन के आंकड़े बहुत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। आने वाले वक्त में आंकड़े और बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार के स्तर पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं ताकि दिल्ली में दूसरी लहर के बाद अगर तीसरी लहर आती है तो संकट बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर ना आए, भयावहता बहुत ज्यादा ना हो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज नेशन पर। सत्येंद्र सर, आपका एक बयान में सुन रहा था जिसमें आपने कहा कि देखिए अब तो 10,000 मामले आ सकते हैं, 10,000 से ज्यादा मामले आ सकते हैं। सर, किस तरीके की जानकारी आप तक पहुंच रही है और क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ रोड मैप दिल्ली सरकार का है? 10,500 के करीब केसेस आए हैं और केसेस काफ़ी तेज़ी से ओमिक्रॉन के बढ़ रहे हैं, जैसा कि एक्सपेक्टेड भी था। पूरी दुनिया के अंदर ओमिक्रॉन जो है जहाँ पर भी आता है बहुत ही तेज़ी से फैलता है, जिसे एक्सपोनेंशियल स्पीड कहते हैं। और जैसे कल 5,400 करीब थे, आज 10,500 हो गए हैं। तो केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पर थोड़ा संतोष की बात यह है कि काफ़ी माइल्ड है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा। डेल्टा वेरिएंट जब जो पिछली बारी वेव आई थी, दिल्ली में चौथी वेव थी, देश के अंदर दूसरी वेव थी, उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा घातक था वो। ये थोड़ा माइल्ड है उसके मुकाबले में। जैसे कि इतने केसेस आ रहे हैं उसके बावजूद भी लोग स्टेबल हैं, बहुत तबीयत ख़राब नहीं हो रही है और सिम्टम्स भी बड़े हल्के हैं। जी, ये राहत की बात है सर। लेकिन आपने कुछ दिन पहले कहा था कि देखिए जनवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली में जो कोरोना ओमिक्रॉन के आंकड़े हैं वो पीक पर आ सकते हैं। क्या वो पीक इस वक्त आ चुकी है, या जो आंकड़े आप बता रहे हैं कि आज 10,500 दिल्ली में कोरोना के केसेस हैं, इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि उसी डबलिंग रेट के हिसाब से जो दिल्ली में है 7 जनवरी को 20,000 से ज़्यादा मामले सामने आ जाएंगे, 10 जनवरी को ये बढ़कर 50,000 हो जाएंगे और लगभग 20 जनवरी तक दिल्ली में 4 लाख मामले होंगे? नहीं, देखिएगा ऐसा है, 4 लाख तक वाली बात तो मुझे समझ नहीं आई अभी भी। परंतु देखो केसेस तो बढ़ रहे हैं और ये कहना कि प्रेडिक्ट करना कि किस दिन एग्जैक्टली कितने होंगे ये बहुत ही संभव नहीं है। एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसके अंदर ये भी एक्सपीरियंस है, जैसे साउथ अफ्रीका था या जिस भी कंट्री में ओमिक्रॉन फैला है, जितनी तेज़ी से बढ़ता है उतनी तेज़ी से नीचे आता है। इसका ग्राफ एकदम से चढ़ता है और एकदम से नीचे आता है। तो हम तो प्रे करेंगे भगवान से कि जल्दी से जल्दी नीचे आना स्टार्ट हो। सर, दिल्ली में पीक कब तक आएगी, इसको लेकर कुछ एक्सपर्ट्स अपनी राय जाहिर कर पा रहे हैं क्या आपसे? नहीं, अभी तक ऐसा कोई डेफिनेटिव डेट कोई नहीं दे रहा है। ये आने वाले 4 दिन में भी हो सकती है, आने वाले 7 दिन में भी हो सकती है, 10 दिन में भी हो सकती है, पर बहुत दूर नहीं कह सकते क्योंकि इतनी तेज़ी से एकदम से बढ़ रहा है तो उसके बाद फिर पीक आने का संभावना है। और ओमिक्रॉन तो देखो साउथ अफ्रीका इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। यूरोप के देश देख लीजिए, जहाँ पर भी बढ़ा एक तेज़ी से बढ़ता है फिर तेज़ी से नीचे आता है। लेकिन सर मोर्टेलिटी रेट ओमिक्रॉन में भी है, जो जानकार बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए लगभग 2% या उससे कम का मोर्टेलिटी रेट साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन में देखा गया है। तो बहुत हल्के में लेना इसको गलत हो सकता है, जल्दबाजी हो सकती है। दिल्ली या देश जहाँ की आबादी करोड़ों की है वहाँ पर ओमिक्रॉन को भी नज़रअंदाज करना गलत होगा, सरकारों के स्तर पर और आम नागरिकों के स्तर पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी कोरोना है, आपका ओमिक्रॉन है, डेल्टा है या कोई और वेरिएंट है, सारे कोरोना है पहली बात। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इससे होने से बचें। सबसे इम्पोर्टेंट वही है ना कि कोरोना हो ही ना। फिर दूसरा होता है इलाज का नंबर, उसके बाद आता है। सरकारें इलाज की तैयारी कर रही है, साथ साथ लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि आप 2 साल के एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद हम कह सकते हैं कि अगर जब भी पब्लिक में जाएँ, अगर 100% लोग मास्क लगा लें, अगर आपने भी मास्क लगाया, आपके सामने वाले भी मास्क लगाया, 100% लोगों ने मास्क लगाया, तो आप देखिएगा इमीडिएटली 4-5 दिन के बाद पॉजिटिविटी कम आने लगती है, कम होने लगता है। और अभी देखने में आ रहा है कि दिल्ली के अंदर काफ़ी संख्या में, मतलब अब तो कंप्लायंस जो 100% के करीब मुझे नज़र आ रही है कि 100% लोग लगा रहे हैं। मतलब अगर ये लोग सब कसम खा लें कि घर से बाहर तभी निकलेंगे जब ज़रूरी होगा और घर से निकलेंगे तो मास्क 100% लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। ये सीरियसनेस हमें दिखानी पड़ेगी। ठीक है। कुछ लोगों का ये कहना है कि कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है ना बिगाड़े, वो जवान है, यंग है,
उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जब कोरोना लेके अपने घर जाएंगे तो घर में कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, उनको बहुत नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है सबको सेफ्टी की ज़रूरत है, सब लोग अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी, अपने जानकारों के लिए भी इसको फैलने से रोकें। सर, इस बीच में कुछ फैसले दिल्ली सरकार की तरफ से लिए गए। कहा गया कि मेट्रो और बस में जो मुसाफिर हैं वो अब 100% क्षमता के साथ सफ़र कर सकेंगे, लेकिन मास्क का इस्तेमाल करना मैंडेटरी होगा। ये जो मैंडेटरी है सर, ये इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, तब जबकि जागरूकता का स्तर बहुत कम है लोगों में। क्या कोई मैकेनिज्म डेवलप किया गया है दिल्ली सरकार के स्तर पर कि औचक निरीक्षण किया जाएगा, एक कोई दस्ता होगा, टीम तैनात की जाएंगी कि मेट्रो और बस में 100% मास्क होगा? और सिर्फ यही नहीं, दिल्ली में खुलने वाले बाजारों में भी जितनी भी बसेज हैं, बसेस के अंदर हमारे कंडक्टर होते हैं, उसके साथ मार्शल भी होते हैं। तो उन दोनों की ड्यूटी लगाई गई है, किसी को भी बस के अंदर बिना मास्क के ना चढ़ने दें और बिना मास्क के ना बैठने दें जी। और सीटिंग हमने 100% कैपेसिटी सिर्फ सीटिंग की है, खड़े होने के लिए अलाउ नहीं किया है। बस के अंदर कैपेसिटी मान लो 80 लोगों की है, तो पर सीटिंग तो 30 ही लोगों की होती है, तो 30 ही लोग चल पाएंगे, तो 80 लोग नहीं चल पाएंगे। मास्क लगा के सिर्फ सीटिंग कैपेसिटी जितनी उतने लोग चल सकते हैं। तो सबको प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। जो उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ फ्लाइंग स्क्वाड्स भी हैं, पुलिस भी है, सिविल डिफेंस भी है, सभी लोग मिलकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है। सत्येंद्र सर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में बीते 1 साल में कितना बेहतर हुआ है? अगर दिल्ली की 5वीं या देश की 3री लहर आती है तो दिल्ली कितना तैयार है? दिल्ली सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? अभी देखिएगा, जितने दिल्ली में हमने हॉस्पिटल बेड्स डेडिकेट किए हुए हैं कोरोना के लिए, आज सुबह 10,000 से ज़्यादा थे। कल हमने ऑर्डर दिए हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 10% बेड रिजर्व थे उसको 40% किया है। उसका इफेक्ट भी 1-2 दिन में आ जाएगा, सारे बेड्स एडअप हो जाएंगे। दिल्ली सरकार के अपने हॉस्पिटल्स में भी 3-4 हज़ार बेड्स को और एडअप किया गया है। तो अभी जो 10,000 बेड हैं वो 3-4 दिन में 18-19 हज़ार बेड हो जाएंगे। और टोटल ऑक्यूपेंसी जो थी मॉर्निंग में 600-700 के करीब है। तो मतलब कुल ऑक्यूपेंसी 5% से नीचे ही चल रही है। तो अभी हमने पूरी तैयारी की हुई है और बेड्स की ऑक्यूपेंसी जैसे जैसे थोड़ी भी बढ़ रही है, तो उससे कहीं ज़्यादा हम बेड्स को एडअप कर रहे हैं और हमने काफ़ी बड़ी संख्या में बेड्स की तैयारी की हुई है फर्दर। ठीक है सर, कुछ आंकड़े मेरे सामने हैं जिसमें ये बताया गया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब ने बताया था कि देखिए 3 जनवरी को 124 मरीज थे जिनको ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत थी। दिल्ली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज 843 मरीज हैं जो ऑक्सीजन बेड पर इस वक्त हॉस्पिटलाइज हैं। इस आंकड़े को अगर देखें बीते 3 दिन का, तो ये तकरीबन 250% के आसपास रोजाना बढ़ रहा है। 3 दिन में 700% का जंप है, 124 से लगभग 850। और इस हिसाब से अगर रफ्तार आगे बढ़ती है तो 8 जनवरी तक आते आते तो 13,000 से ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन बेड की जरूरत होगी। नहीं, मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ आपको। जो पेशेंट्स ऑक्सीजनेटेड बेड के ऊपर पर ऑक्सीजन पे नहीं है, क्योंकि दिल्ली में हमने क्या किया कि तैयारी करके ज़्यादातर सारे बेड्स को हमने ऑक्सीजन पर कर दिया। तो जो बेड है उस पर ऑक्सीजन की सप्लाई है, परंतु पेशेंट ऑक्सीजन पर नहीं है। जो मनीष जी ने बताया था, वो बताया था कि 124 पेशेंट ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन बेड पे होना अलग चीज़ है, ऑक्सीजन लेना अलग चीज़ है। ऑक्सीजन के ऊपर 800 पेशेंट ऑक्सीजन पर नहीं है, क्योंकि सारे बेड ही ऑक्सीजन बेड हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन बेड जो ऑक्यूपाई हो रहे हैं ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाई होते हैं। सत्येंद्र सर, मेरे पास दिल्ली का जो कोविड-19 का ऐप है उसके कुछ आंकड़े हैं जिसके मुताबिक जो कोविड-19 के बेड हैं वो तकरीबन 11,181 हैं, जिसमें से 868 ऑक्यूपाइड हैं। मैं मानकर चलता हूं कि ये ऑक्सीजन बेड नहीं होंगे, क्योंकि इसके ठीक नीचे ऑक्सीजन बेड की जानकारी है जिसके मुताबिक 10,531 दिल्ली में कोविड-19 के ऑक्सीजन बेड हैं, जिसमें ऑक्यूपाइड 843 हैं। ऑक्सीजन बेड पर 843 मरीज हैं, कोविड-19 बेड पर 868 मरीज हैं। क्या दोनों अलग अलग आंकड़े हैं सर? नहीं, दोनों कॉमन हैं। जो पहले वाला आंकड़ा है 800 जो बताया आपने, 41 बताया, उसके अंदर वो इंक्लूडेड हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो जैसे एयरपोर्ट से आए हैं, वो जो बाहर से आए उनको बिल्कुल सिंपल बेड पे रखा गया है, तो उनको कोई सिम्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बाकी ऑक्सीजनेटेड बेड, सारे ही ऑक्सीजनेटेड बेड है, वो पेशेंट ऑक्सीजन पर नहीं है, ऑक्सीजन बेड पे है। ठीक है, लेकिन अगर जो आप कह रहे हैं सर, जाहिर सी बात है आप मंत्री हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस ऐप में जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक इन आंकड़ों को घटाने के बाद दिल्ली में जो कोविड-19 के बेड्स बचते हैं वो 10,313 बचते हैं, और दिल्ली में कोविड-19 के ऑक्सीजन बेड्स जो बचते हैं वो 9,688 बचते हैं। ये क्या टेक्निकल एरर है सर, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है या हकीकत क्या है? किसी नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने अपने सामने ऐप को खोल लिया है जी।
दिल्ली के अंदर कोविड के जो बेड हैं इस टाइम डेडिकेटेड बेड 10,848 दिखा रहा है, ठीक है, जो वैकेंट है, और 889 ऑक्यूपाइड हैं। इसमें से जो ऑक्यूपाइड है वो सारे लोग ऑक्सीजन पे नहीं है, वो लोग ऑक्सीजन बेड के ऊपर हैं परंतु ऑक्सीजन पे नहीं है, क्योंकि हमने सभी बेड्स पे ऑक्सीजन का प्रोविजन कर दिया, इसलिए आपको दिख रहा है। ठीक है सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, मनीष सिसोदिया साहब को हमने सुना था जिसमें उस वक्त वो कह रहे थे कि 7 मरीज हैं जो वेंटिलेटर पर हैं। इस ऐप में इस वक्त 78 मरीज हैं जो आईसीयू विद वेंटिलेटर पर एडमिट हैं, ऐसी जानकारी दी जा रही है। यानी पिछले 2 दिन में 7 से बढ़कर 78 हो चुके हैं। क्या इन आंकड़ों में भी कहीं कुछ अंतर है? मैं फिर से बता देता हूँ आपको। देखिएगा, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे बेड्स जो हैं जिन पे वेंटिलेटर भी हैं जी, परंतु पेशेंट जैसे आया तो उन्होंने कहते भाई हमारे आईसीयू में जगह खाली है, तो कई बार आईसीयू के अंदर वो रखते हैं, तो उसको वेंटिलेटर पर नहीं है पेशेंट पे मेरी जानकारी के हिसाब से 14 पेशेंट जो हैं वो वेंटिलेटर के ऊपर है। ठीक है, वेंटिलेटर बेड के ऊपर 78 है परंतु वेंटिलेटर के ऊपर सिर्फ 14 है। ठीक है, ये बहुत अहम जानकारी सर आपने दी है, क्योंकि ये जो आंकड़े थे इससे एक पैनिक जैसा कुछ क्रिएट हो रहा था कि एक बार फिर कहीं ऑक्सीजन का संकट तो नहीं गहराने वाला है दिल्ली में या देश में। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना आईसीयू में बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर पर मरीज हैं, ना ही ऑक्सीजन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा एडमिट मरीजों को। देखिए, हम डेली ऑक्सीजन की कंजम्पशन पे भी निगाह रखे हुए हैं। जब दिल्ली में कोरोना की लहर नहीं आई थी तब भी 78 टन के करीब ऑक्सीजन डेली लग रही थी, अभी भी 78, 79 और 80 टन के करीब लग रही है। तो जो कंजम्पशन है वो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा है, अभी तक बिल्कुल उस पर नज़र बनाए हुए हम लोग। जो डबलिंग रेट है सर जिसका जिक्र मैंने भी किया, वो दिल्ली में 2.43 बताया जा रहा है, नेशनल लेवल से कम है। राहत की बात है, मुंबई से भी काफ़ी कम है, लेकिन ये भी अपने आप में एक चिंता की बात है। नहीं, डबलिंग रेट इस टाइम पे ना आप पूरे 2 साल का मत देखिएगा। अभी तो केसेस इस टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर दिल्ली और मुंबई 2 जगह बढ़ रहे हैं जी, और वैसे भी देखिए टेस्ट भी दिल्ली और मुंबई में ही हो रहे हैं सारे। हम दिल्ली के अंदर डेली 80,000 90,000 टेस्ट कर रहे हैं, बाकी बड़े बड़े राज्य जो हमसे 10 गुना बड़े भी हैं वो हमारे बराबर टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। कारण वही है कि हम हर जो भी अगर किसी को हल्का सा सिम्टम भी है, कुछ भी है, उसको चेक करके उसको बताना चाहते हैं भाई अब आप आइसोलेट रहिएगा, घर पे रहिएगा, आप इधर उधर मत जाइएगा, और आपको कोरोना है तो उसका इलाज करिएगा। सत्येंद्र, एक लोगों में परसेप्शन है कि देखिए जो ओमिक्रॉन के आंकड़े बताए जा रहे हैं सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के स्तर पर, राज्यों के अलग अलग राज्यों के स्तर पर वो अपडेटेड नहीं है। ये तो 6 दिन पुराने आंकड़े आज बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिनोम लैब बहुत सीमित हैं, सैंपलिंग का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, उसमें इंतजार बहुत करना पड़ता है। हकीकत क्या है सर, आज दिल्ली में जो आंकड़े हैं वो आज के आंकड़े हैं या ये 6 दिन पुराना डेटा है जिस पर आगे आप रणनीति बना रहे हैं? नहीं, देखिएगा, ओमिक्रॉन है या नहीं है ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज थी, सरकारों ने किया था। आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आपको डेल्टा है कि ओमिक्रॉन है, आपको कोरोना है बस जी। सरकार ने देखना था कि भाई विदेशों से ओमिक्रॉन आया, ये दिसंबर के 1 दिसंबर से हमने चेकिंग स्टार्ट की थी कि भाई इंडिया के अंदर ओमिक्रॉन तो नहीं आ गया, तो तब हमने 100% लोगों का टेस्ट कर रहे थे कि ओमिक्रॉन का जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे थे। अब हमें पता लग गया कि ये तो कम्युनिटी में फैल चुका है, तो अब इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपको ओमिक्रॉन है या नहीं है। और जो नंबर्स हैं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में अगर 10,000 केस आए और हमने 100 सैंपल के लिए भेजे, 100 में से 70 आ गए, तो 70% हुए, यानी आप हम मान सकते हैं 1000 में से 700 ओमिक्रॉन थे। अब तो इस बात में बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि ओमिक्रॉन ही फैल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। दिल्ली सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि क्या होता है कि हमने पहले ही सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, सारे स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिम एट्सेट्रा सब बंद किए हुए थे। शॉप्स भी अल्टरनेट डेज की हुई हैं, शॉपिंग मॉल भी अल्टरनेट डेज हैं, सिनेमा हॉल बंद हैं, तो काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। पर वीकेंड पे नॉर्मली क्या होता है कि लोग फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे, संडे इवनिंग, तो काफ़ी लोग चाहते हैं कि भाई चलो हम थोड़ा सा एंजॉय करें, तो उसमें गैदरिंग्स होती हैं, पब्लिक मतलब पर्सनल गैदरिंग्स हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए 3 दिन का ये लॉकडाउन लगाया गया, मतलब 3 दिन के लिए हमने कर्फ्यू लगाया है, और ये फ्राइडे इवनिंग से 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और मंडे तक चलेगा। तो इसका ज़रूर डेफिनेटली बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा कि ताकि लोग आपस में, जिनको कोरोना है मान लो, वो दूसरों से नहीं मिलेंगे तो लोग बचेंगे। ठीक है सर, लेकिन लोगों में एक पैनिक इस
वीकेंड लॉकडाउन को लेकर भी है। लोग ये मानकर चल रहे हैं कि देखिए, जब देश में दूसरी लहर आई थी तब की भी क्रोनोलॉजी कुछ ऐसी ही थी। पहले नाइट कर्फ्यू था, फिर वीकेंड लॉकडाउन था और फिर कंप्लीट लॉकडाउन था। और उस कंप्लीट लॉकडाउन के बाद जिस तरीके का मंजर था पलायन का, उसने एक डर, एक दहशत पैदा कर दी है लोगों में। क्या दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन के बारे में भी विचार किया जाएगा? अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, पर फिर भी मैं आपके माध्यम से एक बात बार बार कहना चाहता हूँ कि देखो, 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है ना कि इस कोरोना को रोकने का एक ही सबसे कारगर उपाय है, वो है मास्क। अगर घर से बाहर निकलें, पब्लिक में जाए तो मास्क सारे लोग लगा लें, तो लॉकडाउन से बड़ा काम तो मास्क कर देगा। सब लोग अगर मास्क लगा लेते हैं तो लॉकडाउन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, और लॉकडाउन से जो फ़ायदा मिलने वाला है वो मास्क लगा से भी मिल सकता है। सर, एक हो सकता है आपके मंत्रालय से जुड़ा सवाल ना हो, लेकिन दिल्ली में अगर एक दिन का बंद होता है तो तकरीबन 700 से 800 करोड़ रुपए का दिल्ली वालों को नुकसान होता है, ऐसी एक स्टडी है। 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन है, बाकी दिन भी बाजार किस तरीके से खुल रहे हैं मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। अर्थव्यवस्था पर नुकसान ना हो व्यक्तिगत तौर पर, कारोबारियों को, मजदूरों को, इसको लेकर क्या दिल्ली सरकार के स्तर पर कुछ सोचा जा रहा है? इसी चीज़ को बैलेंस करते हुए चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है। जैसे कंस्ट्रक्शन को बैन नहीं किया गया है, दुकानें बंद नहीं की गई हैं, ऑल्टरनेट डेज पे की गई हैं ताकि बिजनेस चलता रहे, इंडस्ट्रीज़ को बंद नहीं किया गया है। तो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश, देखो दोनों चीज़ें हैं, एक तो कोरोना फैल रहा है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, दूसरा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म ना हो, बंद ना हो, तो दोनों को बैलेंस किया जा रहा है। तो आपने सुना दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को, जो कोरोना को लेकर दिल्ली की किस तरीके की तैयारियां हैं उस पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि केंद्र से उनको पूरा सहयोग मिल रहा है, वैक्सीनेशन की रफ्तार किस तरीके से तेज की जा रही है और दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से डेवलप किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।